गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज से चर्चा शुरू कर रहे हैं आपके साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। एक बहुत ही रोचक टॉपिक है और इसमें आपको क्लासिफाइड मैनर में चीज़ों को समझना है। प्रस्तावना क्या है वो बताने की तो ज़रूरत ही नहीं, वो तो हर किताब में दिया हुआ है और वो आपको पता भी है, हम भारत के लोग। लेकिन इसके विभिन्न आयाम क्या है, तो एक तो आपको ये समझना है कि इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं प्रेम्बल के। दूसरा कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या रूलिंग आई, किस किस केस में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। और तीसरा आपको इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है, ठीक है, कि भाई क्या संविधान की प्रस्तावना मूल ढांचा सिद्धांत के अंतर्गत आती है कि नहीं, क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, या संविधान की प्रस्तावना संविधान के संदिग्ध प्रावधानों की व्याख्या में किस प्रकार सहायक होती है। ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ये आपको समझने। तो तीन चीज़ें कि संविधान के की प्रस्तावना के मुख्य आयाम या मेन एस्पेक्ट क्या है, दूसरा कि संविधान की प्रस्तावना पे समय समय पे सर्वोच्च न्यायालय की क्या व्याख्याएं आई हैं, और तीसरा क्या संविधान की प्रस्तावना मूल ढांचा संविधान के मूल ढांचा या आधारभूत संरचना का अंग है या नहीं, और फिर इस पे जुड़े हुए प्रश्न। तो मैं इस वीडियो में आपको केवल और केवल ये बताऊंगा कि संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आयाम क्या है, ठीक, की एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो दो चीज़ें संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से बताई जाती हैं। एक तो ये बताता है कि भारतीय शासन की प्रकृति, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, और दूसरा ये ऑब्जेक्टिव फॉर सिटीजन्स रखता है। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है और आपका इसका डेट ऑफ एडाप्टेशन बताता है कि कब हमने इसको अंगीकार किया। तो मैंने जैसे आपको कहा कि दो मुख्य आयामों को आपको ध्यान देना है। पहला कि ये भारतीय राज्य की प्रकृति को बताता है। प्रस्तावना में लिखित जो शब्द हैं वो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं। तो क्या है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? हाँ, आप अपने आप से भी पूछते रहिए। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बताया गया है कि ये सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। या भारतीय जो राज्य की प्रकृति है, सरकार की प्रकृति है, वो संप्रभु, ठीक, आपकी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक, सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये हमारे नेचर ऑफ स्टेट है। अब इन शब्दों की व्याख्या क्या है, इस पे जाऊंगा तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, चर्चा लंबी हो जाएगी, ठीक। बहरहाल सॉवरेन तो भारत है। अब सॉवरेनिटी की बात जब आती है, ठीक, तो एक होती है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, ठीक है, पूर्ण संप्रभुता, और एक होती है कंडीशनल सॉवरेनिटी, सशर्त संप्रभुता, ठीक है। एक होती है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, ठीक, संसदीय संप्रभुता, और एक होती है आपकी पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता। अब इनमें अंतर क्या है वो किसी और वीडियो में, बट पूर्ण संप्रभुता की आज की डेट में कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक। विशेषकर आज जो ग्लोबल गवर्नेंस है, उस ग्लोबल गवर्नेंस के कारण कोई भी देश पूर्ण रूप से संप्रभु अपने को नहीं कह सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हर देश ने जिस ग्लोबल एग्रीमेंट पे साइन किए रहते हैं उसको अपनी नीतियां उसके अनुसार बनानी पड़ती, चाहे जलवायु से संबंधित समझौते हों, चाहे वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड समझौते, ग्लोबल कन्वेंशंस हों, ठीक है। तो इसलिए WTO से रिलेटेड जो प्रावधान हो, तो आज कंप्लीट या एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी वाली कंसेप्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कंडीशनल होती है, बट इस पे हम डिटेल में बाद में कभी जाएंगे। हाँ, भारत संप्रभु है आंतरिक मामलों में पूरी तरह से, और बाह्य मामलों में भी अपने निर्णय ले सकता है, लेकिन कुछ मामलों में, ठीक है, जैसे कि अभी ट्रेड डील हो गए हमारी USA से, ठीक है, तो अब हमारे जो कुछ कानून हैं, ठीक, वो कुछ ना कुछ वो उन पे इम्पैक्ट इसका पड़ेगा।
ठीक, तो हम जब कानून बनाते हैं, चाहे हम विमान अपहरण पे कानून बनाते हैं, बाल शिक्षा पे कानून बनाते हैं, जैसे कि जो एसडीजी है, ठीक है, आपके जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, अब उनका नाम बदल करके क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया। तो अब हम जब नीतियाँ बनाते हैं, तो हम नीतियाँ बनाते समय उन एग्रीमेंट्स को भी अपने दिमाग में रखते हैं कि हमारे जो लॉज हों उनमें वो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी रिफ्लेक्ट करें, समझ रहे हैं। तो कानून तो हम ही बना रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। समवेयर समहाउ वी कांट से दैट कि वी आर फ्री टू फॉर्मुलेट आवर पॉलिसीज अकॉर्डिंग आवर विशेस। No, there might be certain international commitments, some certain international groups, certain international organization, ठीक है, जिनके साथ हमने वादा किया है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, तो उसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो सॉवरेनिटी की संक्षेप में सेकुलर और सोशलिस्टिक भी आप जानते हैं कि अब भारत नहीं रहा, ठीक है। सोशलिस्टिक किसे कहते हैं? जब सोशलिस्टिक मोस्टली मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं कि जहाँ जो उत्पादन के साधन हैं, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हो, ठीक। लेकिन भारत में कभी भी उत्पादन के सारे साधन सरकार के नियंत्रण में नहीं रहे, बल्कि 91 के बाद तो जो सरकार के पास नियंत्रण के साधन थे भी नियंत्रण में थे सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के द्वारा। तो अब आप कहेंगे कि सर आज इंडियन स्टेट को सोशलिस्ट कहना चाहिए कि नहीं? नहीं, 2011 में सरकार ने एक वक्तव्य जारी किया था कि henceforth the nature of Indian economy is not socialist, it is democratic market economy, कि अब भारतीय जो अर्थव्यवस्था की प्रकृति है वो लोकतांत्रिक बाजारवादी प्रकृति है, ठीक। जो पहले समाजवादी थे, ये केवल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इसके रिलेटेड संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो संप्रभुता का भी मैंने आपके साथ विश्लेषण कर दिया, समाजवादी का भी मैंने विश्लेषण कर दिया। हाँ, धर्मनिरपेक्ष तो अभी भारत का संविधान है, और भारत का धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि राज्य का कोई संविधान नहीं है। अब इनफॉर्मली क्या क्या चर्चा चल रही है सोशल मीडिया वगैरह पे, वो सब हिंदू राष्ट्र वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने तो वही लिखना है जो संविधान में है। दूसरा, पहला था मैंने बताया कि ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताता है। दूसरा मैंने बताया था कि ये सिटीजन्स के लिए भी कुछ उद्देश्य रखता है, ठीक। तो सिटीजन्स के लिए जो स्टेट रखता है यह है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ये एक उद्देश्य रखता है कि भारतीय संविधान में भारतीय सरकार का उद्देश्य है कि सब नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे, ठीक है। और इसके लिए, ठीक, जो न्याय है वो किस किस रूप में मिलना चाहिए, ठीक है, लिबर्टी के रूप में मिलना चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी के रूप में मिलना चाहिए, और फ्रेटर्निटी, ठीक, कि जस्टिस हमारा हो, इसके लिए लिबर्टी, सब नागरिकों की स्वतंत्रता, ठीक, इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा की जो इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक तत्व हैं, उनकी स्वतंत्रता दी गई है। इक्वालिटी का मतलब है कि किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र के साथ सरकार भेदभाव नहीं करेगी। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि देश में भाईचारा बना के रखेगी। तो दीज आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन प्रिलिम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ये मुख्य आयाम हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि लिख लीजिए आप कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना न केवल राज्य के उद्देश्यों को रेखांकित करती है, बल्कि नागरिकों के लिए उद्देश्य भी निर्धारित करती है। कथन का परीक्षण कीजिए। थैंक यू।